Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और नेटवर्क की सीरीज में हमने काफी लेक्चर कर लिए। डीसी कंप्लीट कर लिया था हमने। डीसी एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो गया था, वो भी स्टेट स्टेट डीसी एनालिसिस कंप्लीट हुआ था। अभी ट्रांजिएंट पार्ट नहीं हुआ है, हमने स्टेट स्टेट पढ़ा है। अब हम पिछले लेक्चर में मैंने स्टार्ट कर दिया था एसी सर्किट, मतलब एसी एनालिसिस ऑफ सर्किट, वो भी स्टेट स्टेट एनालिसिस। हम ट्रांजिएंट बाद में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एसी सिग्नल क्या है। सबसे पहले तो हमें सिग्नल के बारे में जानना है कि एसी सिग्नल है क्या, प्योर एसी सिग्नल क्या है, उसमें पीक वैल्यू क्या होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, और मेन इंपोर्टेंट उसमें था कि उसको हम फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमने सारा का सारा पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। कि कोई आपको फेजर दिया गया है तो वो क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, उसमें एक फेस होगा। बट आपको ये चीज नहीं भूलनी है कि अगर आपको फेजर दिया है तो उस फेजर में एक फ्रिक्वेंसी भी एसोसिएट जरूर होगी जो आपको दिख नहीं रही है। अगर आप उसको इंटरप्रेट करोगे तो या तो आप साइन बेस में लिखोगे साइन ओमेगा टी, या फिर कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में लिखोगे। हम हमेशा अपने एसी सर्किट में प्योर एसी सिग्नल की बात करेंगे। तो हमने वहां पे देख लिया था कि उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। प्योर एसी सिग्नल का फेजर रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया था। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन भी देखी थी कि कैलकुलेशन हम उनको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। और नेक्स्ट हमने वहां पे देखा था लैग और लीड का कॉन्सेप्ट, कि लैगिंग और लीडिंग हमें कैसे देखना है। अगर हमें दो फेजर दिए हैं तो कैसे हमें लैग देखना है, कैसे हमें लीड देखना है। तो सबसे पहले दोनों का बेस सेम होने चाहिए। तो हमने एसी सिग्नल पढ़ा था। अब एसी सिग्नल क्या है? टाइम वेरिएंट है, जो टाइम पर डिपेंड करती है। अलग अलग टाइम पे उसकी अलग अलग वैल्यू होती है। तो बेसिकली एसी सिग्नल में हम तीन वैल्यू डिफाइन करते हैं। एक पीक वैल्यू जो हम देख चुके हैं, दूसरी होती है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और एक होती है आपकी डीसी वैल्यू। तो हमें ये तीनों डिफाइन करनी। तो हम पीक तो हम डिफाइन कर चुके हैं कि पीक वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू है जो एसी सिग्नल की, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो ही उसकी पीक वैल्यू है। अब आरएमएस वैल्यू क्या है और उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, वो हमें देखना है किसके बेसिस पे डिफाइन होती है और क्या डिफाइन करते हैं और क्या इसका फॉर्मूला होता है, वो हम देख लेते हैं। तो हमने क्या किया इसको डिफाइन करने के लिए, सबसे पहले तो जो आरएमएस वैल्यू होती है वो कैसे डिफाइन होती है? ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म। RMS, that means root mean square value of AC waveform is defined based on the heating effect of the waveform। heating effect का मतलब है, देखेंगे हमने एक डीसी सर्किट लिया और हमने एक रेजिस्टर लगाया R, एक डीसी सोर्स लिया V यहाँ, और हमने उसको रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया। हमने एक एसी सोर्स लिया BT, प्योर एसी सिग्नल है, और हमने सेम रेजिस्टेंस R, जो रेजिस्टेंस ये है वही रेजिस्टेंस यहाँ पे R होगा, और हमने इनको दोनों को सेम टाइम के लिए ऑपरेट किया। मान ली टी टाइम के लिए ऑपरेट किया। या फिर एसी वेवफॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम एक टाइम पीरियड की बात करेंगे हमेशा। एक टाइम पीरियड मतलब एक टाइम पीरियड टी की बात करेंगे हम, कि टी टाइम के लिए हमने ऑपरेट किया। ठीक है। तो अगर डीसी सर्किट में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है और एसी सर्किट में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर दोनों बराबर हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूं कि डब्ल्यू डीसी क्या होगी, हीट का मतलब होता है एनर्जी। अगर मैं डीसी की बात कर रहा हूं तो आई स्क्वायर इंटू आर होता है क्या, पावर, और इंटू टी की बात कर रहे हैं तो इंटू टी हो जाएगा। ये हो जाएगी डी, इसकी एनर्जी, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अगर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया आर वी वोल्टेज के साथ, तो कितनी हीट, कितनी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, वो होगी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टोटल समय टी। अगर मैं एसी सर्किट की बात करूं तो एसी सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो वहां पे इंटीग्रेशन होता है। जब भी हमें एनर्जी निकालनी होती है तो वहां पे इंटीग्रेशन होता है, वो भी एक समय के लिए, जीरो से लेके टी के लिए, आई स्क्वायर टी इंटू आर इंटू डी टी। जब भी हम एसी में एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पे इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि देखो पावर इक्वल टू होता है, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर फॉर डीसी। और अगर मैं पीटी की बात करूं तो अलग अलग टाइम पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलेगी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये आपकी निकलेगी फॉर एसी सिग्नल के लिए। तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी क्या होता है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हमें एक कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में टाइम के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि उसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो वही क्या शो करता है, उसकी एनर्जी शो करेगा।
तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो हम एसी सिग्नल में हम कैसे एनर्जी लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डब्ल्यू ए सी या फिर हीट प्रोड्यूस इन द एसी सिग्नल इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर टी आर इंटू डी टी। ये आपकी सिंपल मैथ है। आपको अगर सिंपल मैथ समझ में आती है तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो आप इस चीज को याद रखो कि डब्ल्यू ए सी और डब्ल्यू डी सी क्या है। अगर हमें डब्ल्यू डी सी निकालनी है तो सिंपल आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होगा, और अगर हमें डब्ल्यू ए सी निकालना है तो इस तरह से होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं, डेट मीन डब्ल्यू डी सी इक्वल टू डब्ल्यू ए सी, अगर ये दोनों बराबर हैं, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो वी आर एम एस होगा ना वो इस वी के बराबर होगा। जो यहाँ पे वी था, ये वोल्टेज था, तो जो इस एसी वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू होगी वो इस वी के बराबर होगी, और जो इस करंट की आरएमएस वैल्यू होगी वो इस करंट के बराबर होगी। जो भी मतलब डीसी वैल्यू दी गई है आपको उसके बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब जो इसकी आरएमएस वैल्यू होगी वो इसके बराबर हो जाएगी, और जो इसकी आरएमएस वैल्यू होगी वो इसके बराबर हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम फॉर्मूला निकालते हैं, बीआरएमएस का फॉर्मूला कितना हो गया, फिर आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या होगा। तो सिंपल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर टी इंटू आर इंटू डी टी, आर से आर कैंसल हो जाएगा। अगर मैं इसको लिख रहा हूँ आई आर एम एस, यही तो आई आर एम एस के बराबर है, तो आई आर एम एस किसके बराबर हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर टी डी टी, इसका पूरे का रूट। ये क्या निकल के आ जाएगा आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट वेवफॉर्म। और अगर हमें वोल्टेज का भी निकालना है तो भी यही फॉर्मूला होगा 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर टी डी टी। मतलब एक टाइम पीरियड के लिए हमें देखना है, हमें जब भी किसी भी वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालनी होती है तो हमें उसका एक टाइम पीरियड के लिए उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि एक टाइम पीरियड के लिए उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। अगर हमें वो चीज पता लग जाए तो हम किसी भी वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आप उसके डेफिनेशन पे जाओ, उसके नाम पे जाओ, मीन स्क्वायर मतलब उसके स्क्वायर का मीन निकालो। तो जो मैंने अंदर लिखा हुआ है ये चीज लिखी हुई है, स्क्वायर का मीन आई स्क्वायर टी डी टी 1/t इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर टी डी टी, ये चीज लिखी हुई है मीन स्क्वायर वैल्यू, और उसका मैंने ले लिया रूट, तो आपको क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब मैं कुछ वेवफॉर्म बना रहा हूँ जिनके आपको आरएमएस वैल्यू डायरेक्टली याद करने हैं। मैं एक आपको कैलकुलेशन बता दूंगा और क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आपको एक साइनसोइडल सिग्नल दिया है, सिंपल एक साइनसोइडल सिग्नल है, ये दिस इज वी टी इक्वल टू मान लें बी एम साइन ओमेगा टी है, दिस इज बी एम एंड दिस इज माइनस बी एम 0 पाई 2 पाई। देखेंगे अगर मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे आरएमएस वैल्यू, वी आरएमएस इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे 1/t इंटीग्रेशन 0 से t बी स्क्वायर टी डी टी, और इसका रूट। हमें एक टाइम पीरियड के लिए इसका डेफिनेशन पता है क्या है, बीटी की वैल्यू, बीटी की वैल्यू है बी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, और टी की वैल्यू है 2 पाई, मतलब इसका टाइम पीरियड है 2 पाई 0 से लेके 2 पाई। इसकी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और बेसिकली यहाँ पे डी टी ना होके यहाँ पे होगा आपका ओमेगा टी। हमें इसके आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में इसको इंडिकेट करना होता है डी ओमेगा टी। तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। अब सुनेंगे, साइन 2 थीटा या फिर कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूंगा तो कितनी लिखूंगा, 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या बचेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 2 पाई, सॉरी बी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, दिस इज बी एम नॉट बी स्क्वायर, बी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से t, इसको लिख देते अपन 1 - cos स्क्वायर ओमेगा
सॉरी cos 2 ओमेगा टी, नॉट स्क्वायर, cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप इंटीग्रेशन अच्छे से जानते हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी bm/√2, bm/√2। तो आपको ध्यान रखना है एक साइनसोइडल सिग्नल की आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, bm/√2। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि एक आपको फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट दिया गया है, फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, ये सिग्नल दिया गया है 0, पाई, 2 पाई, ये वैल्यू है bm। इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपको घर पे कैलकुलेट करना है, इसकी आरएमएस वैल्यू भी कितनी होगी, bm/√2। मैं कुछ यहाँ पे वेवफॉर्म बना देता हूँ और उनकी वैल्यू लिख देता हूँ, आपको घर पे इसकी कैलकुलेशन करनी है और आपको इनकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है कि इनकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं कुछ ऐसी वेवफॉर्म बनाऊं, अगर मैं कुछ ऐसी वेवफॉर्म बनाऊं, ये वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म क्या है, बेसिकली लेगिंग है कि अगर मैं इसको लिखूं बीटी इक्वल टू, तो ये कुछ ऐसा होगा bm साइन ओमेगा टी और माइनस थीटा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा। आप, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था अगर माइनस थीटा है तो आपके तो आपका राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा थीटा डिग्री से। तो अगर आप इसकी ही आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो इसकी आरएमएस वैल्यू भी कितनी आएगी, bm/√2 ही आएगी। इसका मतलब जो आरएमएस वैल्यू है वो लैगिंग या लीडिंग पर डिपेंड नहीं करता है, उसके इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है कि वेवफॉर्म कहां से स्टार्ट हो रही है। आरएमएस वैल्यू सिर्फ उसके शेप पर डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसी है। अब चाहे वो लैग कर रही हो चाहे लीड कर रही हो, अगर उसकी शेप एक साइनसोइडल है तो उसकी आरएमएस वैल्यू हमेशा bm/√2 आएगी। इसका मतलब अगर हमें कोई फेज दिया गया है तो फेज में कितना भी एंगल बना रहे, चाहे 30 डिग्री हो चाहे 40 डिग्री हो, आरएमएस वैल्यू पर कोई भी अंतर नहीं आएगा, आरएमएस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं एक ट्रेंगुलर वेव लूं, ट्रेंगुलर वेव का मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे निकालना है। किसी भी वेव फॉर्म की आप निकाल सकते हो। दिस इज 0, दिस इज t, दिस इज 2t एंड दिस इज सपोज bm। तो देखो आपको किसी भी वेव फॉर्म की आरएमएस निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक टाइम पीरियड के लिए उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं एक टाइम पीरियड कितना है, तो ये है इसका एक टाइम पीरियड इतना। इस एक टाइम पीरियड के लिए आपको इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो 0 से लेकर t तक है क्या, एक आपकी लीनियर लाइन दी गई है। अगर मैं बोलूं ये पॉइंट है 0,0 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा t,bm। तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे bt माइनस 0 इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन मीन्स bm माइनस 0 डिवाइड बाई t माइनस 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये t है तो दिस इज t माइनस 0। y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो यहाँ से bt का एक्सप्रेशन क्या आएगा, bt का एक्सप्रेशन आएगा bm बाई टी इंटू टी। ये कब के लिए है, जब t की वैल्यू 0 से लेकर t के बीच है, इसका मतलब एक टाइम पीरियड के लिए है। तब मैं इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालूंगा, आरएमएस वैल्यू इक्वल टू लिखूंगा, अगेन फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t b² t dt। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, इसकी वैल्यू रख दो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी bm² अपॉन t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये चीज बाहर आ जाएगी bm², ये बन जाएगा टी क्यू और इसका हो जाएगा t³/3, ये बचेगा 0 से लेके t। तो अंडर रूट bm² अपॉन टी क्यू इंटू 3 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा सिर्फ टी क्यू से टी क्यू कैंसल, आंसर आएगा bm/√3। तो किसी भी ट्रेंगुलर वेवफॉर्म की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है bm/√3, bm/√3। एक मैं आपको असाइनमेंट के लिए देता हूं, वो आपको घर पे सॉल्व करना है। एक सिंपल सी वेवफॉर्म देता हूं मैं, अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म देता हूं कि आपको मान लो कुछ ऐसी वेवफॉर्म दी गई है, ये वेवफॉर्म दी गई है, ये मान लो 2 वोल्ट है, ये मान लो -2 वोल्ट है और ये t/2 है और ये t है। मतलब एक टाइम पीरियड के लिए उसकी वेवफॉर्म दी गई है, आपको उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल के आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें।
कि इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखो आपके दो एक्सप्रेशन आएंगे, एक तो आएगा 0 से लेकर t/2 के लिए अलग से, और एक आएगा t/2 से लेकर t के लिए अलग से। आपको ऐसे वेवफॉर्म निकालनी है, वेवफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना, फिर निकालनी है आपको आरएमएस वैल्यू। तो इसका आंसर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली वैल्यू होती है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज वैल्यू होती क्या है? एवरेज वैल्यू सिमिलरली जैसे अपन ने वहां पे दो दो वहां पे सर्किट लिए थे, एक डीसी सर्किट था कुछ ऐसा, और एक एसी सर्किट था कुछ ऐसा। तो आरएमएस वैल्यू किस बेस पर डिफाइन थी? आरएमएस वैल्यू डिफाइन थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म। एवरेज वैल्यू डिफाइन होगी उसके चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट, कि वो सोर्स सर्किट में कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहा है। अगर मैं बोलूं क्यू डीसी इक्वल टू क्या होगा? अगर करंट आई है तो आई इंटू टी, मैं एक टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। क्यू एसी क्या होगा? क्यू एसी क्या होगा? अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो आई टी इंटू डी टी, वो भी एक टाइम पीरियड के लिए 0 से लेके टी, 0 से लेके टी आई टी डी टी, दिस इज आई टी डी टी, ये हो जाएगी क्यू एसी। तो अगर क्यू डी सी इक्वल टू क्यू ए सी है, अगेन वही कॉन्सेप्ट, अगर क्यू डी सी इक्वल टू क्यू ए सी है तो जो V होगा यही हो जाएगा बी आर एम एस के बराबर, सॉरी बी एवरेज के बराबर। बी एवरेज कितना हो जाएगा? बी। अगर मैं बोलूं आई एवरेज कितना हो जाएगा, तो आई एवरेज भी हो जाएगा इस आई के बराबर। अगर यहाँ पे करंट आई टी फ्लो हो रही है तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी बीटी की, वो बी के बराबर होगी, और इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी वो इस आई के बराबर होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एवरेज वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कई बार, कि एवरेज वैल्यू डिफाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट, और आरएमएस वैल्यू डिफाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर या फिर हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। ठीक, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब मैं यहाँ से एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन निकालूंगा। क्या आएगी एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन? तो मैं लिख देता हूँ आई इंटू टी इक्वल टू, अगर दोनों बराबर कर दूं मैं 0 से लेके टी आई टी डी टी, तो यहाँ से जो आई है यही तो आई एवरेज है। तो आई एवरेज किसी भी एसी वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1/T इंटीग्रेशन 0 से टी आई टी डी टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एवरेज वैल्यू के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। एवरेज वैल्यू के लिए होगा 1/T इंटीग्रेशन 0 से टी आई टी डी टी। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। बट अब मैं यहाँ पे दो वेवफॉर्म की बात कर रहा हूँ। एक वेवफॉर्म ऐसी है सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का मतलब है, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का मतलब है कि देखो जो एवरेज वैल्यू होती है वो एक टाइम पीरियड का एरिया को शो करती है। तो जितना एरिया पॉजिटिव में है, अगर मैं यहां से देखूं जितना एरिया पॉजिटिव में है उतना ही एरिया कैसा है आपका? निगेटिव में है। ये वैल्यू आपकी निगेटिव में है। इसका मतलब अगर जितना एरिया पॉजिटिव में उतना एरिया निगेटिव में है, अगर आप उसका टोटल एरिया निकालोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसी वेवफॉर्म कहलाती है आपकी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। अगर ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ऐसी वेवफॉर्म कहलाती है आपकी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। बट अगर मैं बात करूं एक अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म, कुछ ऐसी वेवफॉर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे अभी मैंने असाइनमेंट भी दिया है आपको, कुछ मान लो ऐसी वेवफॉर्म है, कुछ ऐसी वेवफॉर्म है। अब ये आपकी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म नहीं है। अगर आप पॉजिटिव में देखोगे तो पॉजिटिव में एक आपकी ट्रायंगुलर वेव है, और अगर आप निगेटिव में देखो तो एक स्क्वायर वेवफॉर्म है। ये आपकी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म नहीं है। ये 0 मान लेते हैं, ये पाई मान लेते हैं, 2 पाई मान लेते हैं। ये कहलाएगी आपकी अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म। तो ध्यान से सुनेंगे जो मैं अब बोलने वाला हूँ स्टेटमेंट, कि जनरली सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है। हमेशा सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू 0 होती है। बट फॉर एनालिसिस पर्पस जब भी हम इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं ऐसे, स्पेशली एसएससी जेईई और आईईएस में, कि आपको वो वेवफॉर्म दे देगा साइनसोइडल वेवफॉर्म और बोलेगा इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, और चारों ऑप्शन में से 0 कहीं नहीं होगा। चारों ऑप्शन में से कहीं भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज वैल्यू होगी तो उसकी 0, बट फॉर एनालिसिस पर्पस, एनालिसिस का मतलब है जब हम उसका एनालिसिस करते हैं
जब उसका फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर निकालना चाहते हैं तो हमें उसकी एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो जब भी हम सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम उसकी एवरेज वैल्यू सिर्फ हाफ टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि आप देखो जितना एरिया पॉजिटिव में है, जितनी एवरेज वैल्यू आपकी पॉजिटिव में शो कर रही है, उतनी एरिया या फिर उतनी एवरेज वैल्यू आपकी निगेटिव में शो कर रही है। तो हम अगर उसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम सिर्फ उसके हाफ टाइम पीरियड के लिए ही कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ उसका हाफ टाइम पीरियड ही कंसीडर करेंगे। इसका मतलब जैसे हम मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालें तो हम क्या लिखेंगे, बी एवरेज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई dt dt। इसका मतलब इसका सिर्फ हाफ टाइम पीरियड ही कंसीडर करेंगे इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जब भी हमें सिमेट्रिकल वेवफॉर्म दी जाए। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म की जनरली 0 होगी, बट अगर आपका ऑप्शन में 0 नहीं है तो आप हाफ साइकिल ही कंसीडर करोगे, या फिर जब आप उसका एनालिसिस करोगे तब आप उसका हाफ साइकिल ही कंसीडर करोगे। बट अगर अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म दी गई है, उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल लेंगे? उसकी एवरेज वैल्यू के लिए हम कंप्लीट साइकिल ही कंसीडर करेंगे। बट आप ऑब्जर्व करो कि हाफ साइकिल के 0 से लेके पाई के बीच में कुछ और एक्सप्रेशन होगा और पाई से लेके 2 पाई के बीच में कुछ और एक्सप्रेशन होगा। हम कैसे लिखेंगे? 1/2 पाई, टाइम पीरियड तो 2 पाई ले लेंगे, इसको हम अलग अलग लिखेंगे 0 से लेके पाई b1t dt। अगर मान लो 0 से लेके पाई के बीच में b1t है एक्सप्रेशन, और अगर पाई से लेके 2 पाई के बीच में b2t एक्सप्रेशन है तो हम क्या लिखेंगे? प्लस पाई से लेके 2 पाई b2t dt। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो आपको कंप्लीट साइकिल कंसीडर करनी है, अगर आपका सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो आपको सिर्फ हाफ साइकिल ही कंसीडर करनी है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन। अगर आपको कभी एक साइनसोइडल सिग्नल दी जाए, या आपको साइनसोइडल सिग्नल दी जाए, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। अब आप बोलो सर इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी? तो एवरेज वैल्यू इसकी 0 होगी। एवरेज वैल्यू इसकी कितनी होगी? अगर ये वोल्टेज है बीटी है तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी। सॉरी, बी एवरेज कितना होगा? इसका 0 होगा। बट अगर वो क्वेश्चन पूछता है, अगर ऑप्शन में 0 नहीं है, इसका मतलब उसने हाफ टाइम पीरियड के लिए, हाफ साइकिल के लिए कंसीडर किया है, और उसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2 bm/पाई आएगी। ये चीज आप घर पे कैलकुलेट कर लेना। ये bm है, ये कब है? जब हाफ साइकिल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको एक फुल रेक्टिफाइड आउटपुट दिया जाए कुछ इस तरीके से, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, इसकी एवरेज वैल्यू भी कितनी होगी? इसकी एवरेज वैल्यू भी कितनी होती है? 2 bm/पाई। अगर ये bm है, ये आपको घर पे कैलकुलेट करना है, एक एक करके आपको घर पे कैलकुलेट करना है। अगर आपको एक स्क्वायर वेवफॉर्म, सॉरी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दी जाए, ये इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी? दिस इज 0, दिस इज t/t, दिस इज 2t, दिस इज bm। आप घर पे कैलकुलेट करना है, इसकी एवरेज वैल्यू आएगी bm/2, bm/2 के बराबर। तो इस तरीके से आपको घर पे ये तीनों आपको असाइनमेंट करने हैं, तीनों कैलकुलेट करने हैं। सिर्फ आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए इसके लिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं पता है तो आप कुछ स्टैंडर्ड वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू याद रखो और उसकी आरएमएस वैल्यू भी याद रखो। जैसे साइनसोइडल्स की आरएमएस वैल्यू आई थी bm/√2 और एवरेज कितनी आई? 2 bm/5। एक हाफ वेव, सॉरी फुल रेक्टिफाइड आउटपुट की एवरेज वैल्यू कितनी आई? 2 bm/5 और इसकी आरएमएस वैल्यू होती है bm/√2। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की बात करें तो एवरेज वैल्यू कितनी आई है? bm/2 और आरएमएस आई थी bm/√3। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमने दो वैल्यू और निकालनी है, आरएमएस और एवरेज। तो इस बेसिस पे दो फैक्टर निकलेंगे जिसको हम बोलेंगे पीक फैक्टर और एक होगा फॉर्म फैक्टर। अब देखो इनके फॉर्मूले याद कैसे रखोगे? आप किसी भी वेवफॉर्म को देख लो, किसी भी ऐसी वेवफॉर्म को देख लो, हमेशा अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा होती है आपकी पीक वैल्यू, हमेशा किसी भी एसी वेवफॉर्म में सबसे ऊपर होती है आपकी एसी वैल्यू, उससे कम होती है आपकी आरएमएस वैल्यू और सबसे कम होती है एवरेज वैल्यू। आप किसी भी एसी वेवफॉर्म की देख लेना, आपका सीक्वेंस यही रहेगा। सबसे ऊपर होगी पीक वैल्यू, फिर होगी आरएमएस वैल्यू, फिर होगी एवरेज वैल्यू। तो जो पीक और आरएमएस के बीच का फैक्टर है, मतलब पीक अपॉन आरएमएस है, वो कहलाएगा पीक फैक्टर, और आरएमएस अपॉन एवरेज है वो कहलाएगा आपका फॉर्म फैक्टर।
ये बेसिकली आपके वेव फॉर्म की शेप को डिसाइड करते हैं कि उसकी शेप कैसी है। तो अगर मैं पीक फैक्टर बोलूंगा तो क्या होगा, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। अगर मैं एक साइनसोइडल सिग्नल की बात करूं तो पीक वैल्यू अगर बीएम है तो आरएमएस कितनी आई थी, बीएम बाई √2। तो इसकी पीक फैक्टर कितना हो जाएगा, √2। फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस अपॉन एवरेज, आरएमएस अपॉन एवरेज। आरएमएस कितनी आई थी एक साइनसोइडल सिग्नल की, बीएम बाई √2, और एवरेज कितनी आई है, 2 बीएम बाई पाई। अब आप बोलो सर उसकी एवरेज वैल्यू तो 0 होती है, तो मतलब फॉर्म फैक्टर का इनफिनाइट होगा? नहीं, फॉर्म फैक्टर इनफिनाइट नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्म फैक्टर आएगा, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आएगी 1.11। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पीक फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर के हम फॉर्मूले कैसे याद रखें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते जरूर हैं, हर साल आते हैं। एसएससी के कन्वेंशन में जरूर क्वेश्चन आता है, एक ना एक आपको वेव फॉर्म दे दी जाएगी, उसकी एवरेज वैल्यू या फिर उसकी आरएमएस वैल्यू जरूर निकालने को बोलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।